नमस्ते विद्यार्थियों, मैं जे.एस. चौहान मेरे YouTube चैनल एजुकेशन मेट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं हिंदी से नमक का दारोगा के प्रश्नोत्तर सीखेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? उत्तर, कहानी का पात्र वंशीधर हमें अत्यधिक प्रभावित करता है क्योंकि वह कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार व्यक्ति है। उसके पिताजी ने उसे ऊपरी आय से कमाने का बोला, फिर भी उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। प्रश्न क्रमांक दूसरा, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू पक्ष उभर कर आते हैं? उत्तर, पंडित अलोपीदीन को अपने पैसे पर बहुत अहंकार था। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को भी रिश्वत देनी चाहिए, किंतु वंशीधर ईमानदार था। उसने उसे गिरफ्तार करवा दिया, पर पंडित अलोपीदीन ने वकीलों और गवाहों को भी खरीद लिया। किंतु पंडित अलोपीदीन का एक अच्छा पक्ष यह था कि उसने वंशीधर को नौकरी से निकलवा दिया, तो इस बात का उसे पछतावा था, क्योंकि उसे पता था कि वंशीधर जैसे कर्तव्यपरायण और ईमानदार व्यक्ति आज की दुनिया में मिलना मुश्किल है। इसलिए अलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का मैनेजर नियुक्त कर दिया। प्रश्न क्रमांक तीसरा, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि वह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। क वृद्ध मुंशी, ख वकील, ग शहर की भीड़। उत्तर, क वृद्ध मुंशी, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान देना यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना। जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। इस उदाहरण में वृद्ध पिता समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की गहराई को व्यक्त करता है। घर की आर्थिक दशा इतनी दयनीय है कि वे अपने बेटे को भी रिश्वतखोर का मार्ग अपनाने की सीख देते हैं। वे उसे नौकरी ढूंढने जाने से पहले ऊपरी आमदनी के फायदे समझाते हैं। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। इस कहानी में वकील पंडित अलोपीदीन के आज्ञापालक तथा गुलाम थे। यहाँ न्याय की व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की झलक दिखाई पड़ती है। शहर की भीड़, जिसे देखिए वह पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। प्रस्तुत उदाहरण से पता चलता है कि सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन तमाशा देखने के लिए आतुर रहते हैं। पंडित अलोपीदीन के गिरफ्तार होने पर शहर की भीड़ टीका टिप्पणी करने में पीछे नहीं रहती, जबकि वो स्वयं गलत हैं। इसे समाज की संवेदनहीनता का पता चलता है। प्रश्न क्रमांक 4, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? 3 प्रश्न है इसमें विद्यार्थियों। पहला, यह किसकी उक्ति है? ख, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? ग, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? बारी बारी से इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर क, यह उक्ति दारोगा वंशीधर के वृद्ध पिता की है। ख, जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद धीरे धीरे घटता जाता है, उसी प्रकार मासिक वेतन महीने के पहले दिन मिलता है तथा जरूरतों को पूरा करते करते कम होता जाता है। पूर्णमासी का चांद धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार महीने के अंत तक मासिक वेतन पूरी तरह समाप्त हो जाता है। ग में, नहीं, मैं एक पिता के इस वक्तव्य से असहमत हूँ। ऊपरी आय या रिश्वत लेना गलत बात है। जितनी खुशी ईमानदारी से नौकरी करने में मिलती है,
उतनी खुशी अधिक पाने की लालसा में ऊपरी आमदनी से नहीं मिलती। प्रश्न क्रमांक 5वां, नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पहला, धन के ऊपर धर्म की जीत। इस कहानी के अंत में आखिरकार पंडित आलोपीदीन को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वह स्वयं वंशीधर के पास चलकर आता है, उसे अपनी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना देता है। इस प्रकार धन पर धर्म की जीत होती है। दूसरा, धर्मनिष्ठ दारोगा। यह कहानी पूरी तरह से दारोगा वंशीधर पर आधारित है, जो अपने कार्य के प्रति ईमानदार तथा कर्तव्यनिष्ठ है। वह पूरी तरह ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाता है। प्रश्न क्रमांक 6, कहानी के अंत में आलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार चाहते हैं? उत्तर, चूंकि पंडित आलोपीदीन स्वयं एक भ्रष्ट, बेईमान तथा लालची व्यक्ति था, उसने आज तक रिश्वत देकर अपने गलत कार्यों को अंजाम दिया था। एक वंशीधर ही ऐसा व्यक्ति था जिसे वह अपने धन के बल पर खरीद नहीं पाया। दारोगा के इस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसने उसे अपना मैनेजर नियुक्त किया। पाठ के आसपास प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला, दारोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन वह कहानी के अंत में इसी पंडित आलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था। आप उसकी जगह होते तो क्या करते? वंशीधर का पंडित आलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी के लिए तैयार होना कहीं से भी उचित नहीं जान पड़ता है। वंशीधर एक ईमानदार दारोगा था। वह चाहता तो आलोपीदीन द्वारा प्रस्तावित नौकरी के आग्रह को ठुकरा सकता था। उसकी जगह हम होते या होती तो ऐसी नौकरी कभी नहीं स्वीकार करते। पंडित आलोपीदीन के काले धन का मैनेजर बनकर मैं अपने स्वाभिमान को ठेस कभी नहीं पहुंचाता। अगला, नमक विभाग के दारोगा पद के लिए बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों? वर्तमान समाज में सरकारी विभाग में से कई पद है जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, जैसे आयकर, बिक्री कर, आयात निर्यात विभाग इनके उदाहरण हैं। जहां अभी भी रिश्वत जैसी बुराइयां व्याप्त हैं, यह मासिक आमदनी से अधिक ऊपरी आमदनी का महत्व है। प्रश्न क्रमांक 3, अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। उत्तर, समाज के ऊंचे के तबके के बुद्धिजीवी कहे जाने वाले लोगों को देखकर लगता था कि वे बड़े पदों पर ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। उनकी बड़ी बड़ी बातों को सुनकर मुझे भ्रम होता था कि वे जैसा बोलते हैं शायद वैसा करते भी हैं। परंतु एक बार मैंने अपने ही ऐसे ही करीब मित्र को, जो समाज की भलाई तथा भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना की बातें करते हुए सुना था, उसे ही इस भ्रष्टाचार में लिप्त देखा। इस अनुभव के बाद मेरा भ्रम टूट गया। प्रश्न क्रमांक 4, पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी। अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए। 3 प्रश्न है विद्यार्थियों इसमें, उन सबका उत्तर हम बारी बारी से सीखेंगे। क, जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो। ख, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो। ग, पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा? साक्षरता अथवा शिक्षा। क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं? उत्तर, जब पूरी तरह शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी मुझे अपनी योग्यता के लायक नौकरी नहीं मिली तो लगा कि मेरा पढ़ना लिखना व्यर्थ है। ख, मैंने अपनी शिक्षा का उपयोग गरीब बच्चों को पढ़ाकर उन्हें साक्षर बनाने में किया तो मुझे मेरा पढ़ना लिखना सार्थक लगा। ग, पढ़ना लिखना को शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा। शिक्षा और साक्षरता दोनों का अर्थ समान नहीं है। साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना, अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना, जबकि शिक्षा का अर्थ है पढ़ लिख कर विषय की गहराई समझना अथवा योग्यता प्राप्त करना। प्रश्न 5वां, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। यह वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? उत्तर, इस वाक्य से समाज की संकीर्ण सोच का पता चलता है। जहाँ लड़कियों को बोझ समझा जाता है, उन्हें पढ़ाने लिखाने के स्थान पर घर के कामों में लगा दिया जाता है। समाज में लड़कियों का जन्म लेना अभिशाप तो माना ही जाता है, लेकिन उनके बड़े होते ही विवाह की चिंता सताने लगती है।
प्रश्न क्रमांक 6, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। अपने आसपास अलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया क्या होगी, लिखें। उत्तर, अलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर मुझे लगता है कि समाज में भ्रष्टाचार फैलाने वालों की कमी नहीं है। ऐसे लोग ही होते हैं जो कानून और न्याय व्यवस्था को आसानी से अपने पक्ष में ले आते हैं। कानून से खिलवाड़ करना इनकी आदत होती है। यह भी लगता है कि वंशीधर जैसे ईमानदार लोगों की कमी क्यों है, जो ऐसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखा सकते हैं। धन्यवाद।